अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है ऑर्गेनेलीज और सेल पे, जो कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड लेवल है। जिस तरह के हमने कल वाले लेक्चर में दो लेवल को डिस्कस किया था। एक लेवल था एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल और दूसरा था मोलिकुलर लेवल। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड लेवल है वो है ऑर्गेनेलीज एंड सेल। अच्छा जी, हमने अब इसको डिटेल से डिस्कस करना है कि ये क्या चीज़ें होती हैं, और ये बहुत ही ना इजी टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब कि आपको ये एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ भी सकता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है इसमें कि डिफरेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स इन पर्टिकुलर वे टू फॉर्म सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलीज। मतलब कि क्या होता है कि हमारे पास बहुत ना ज़्यादा स्ट्रेंथ में माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो कि मुख्तलिफ तादाद में होते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने आप को एक मखसूस तरीके से ना तरतीब देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास सेल्स बन जाते हैं और इनकी ऑर्गेनेलीज बन जाती हैं। ये तो हमारी चीज़ होगी क्लियर। आगे हमने क्या करना है कि हमने सेल को ऑर्गेनेली को डिटेल से डिस्कस करना है कि ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनकी एग्जांपल्स, इनका फंक्शन, सारा कुछ। सबसे पहले हम करेंगे सेल के सेल क्या होता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट, वो छोटा सा यूनिट दैट कैन लिव ऑन इट्स ओन, जो कि अपने बलबूते पर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। एंड दैट मेक्स अप आ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाता है। एंड द टिश्यूज ऑफ अ बॉडी, और हमारी बॉडी के टिश्यूज को बनाता है, उसको हम कहते हैं सेल। मतलब कि ये चीज़ है कि जो सेल एक छोटा सा यूनिट होता है जो कि अपने बलबूते पर जीता है। मतलब कि अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए वो दूसरों पे डिपेंड नहीं करता है, और सेल की वजह से जो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बनते हैं। आगे इसकी एग्जांपल है। आपको एग्जांपल्स आती होंगी तो आप वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ दो की हैं। तो इसकी एग्जांपल है बोन सेल्स एंड स्टेम सेल्स ईटीसी। यहाँ तक तो हमारी बात हो गई है जी क्लियर कि सेल क्या होता है, इसकी एग्जांपल क्या है। आगे हमारे पास है ऑर्गेनेलीज कि ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं। ऑर्गेनेलीज की डेफिनेशन ये है कि द फंक्शन ऑफ अ सेल आर अकम्प्लिश्ड बाय स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कंपेरेबल टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। मतलब कि ये होता है कि जब सेल ने अपना काम कंप्लीट करना होता है ना, तो वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की वजह से उनका काम मुकम्मल होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये बॉडी के ऑर्गन से बहुत ही मिलते हैं, ठीक है। तो इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। मतलब कि ये बात बेसिकली ये बात ये हो रही है कि जो सेल का काम होता है ना, वो ऑर्गेनेलीज की वजह से ही मुकम्मल होता है। इसलिए सेल को अपना काम मुकम्मल करने के लिए ऑर्गेनेलीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आगे हमने पढ़ना है रोल। ऑर्गेनेलीज का रोल क्या होता है। द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनेलीज स्पीक्स ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल। मतलब कि जो ऑर्गेनेलीज की तरतीब होती है वो सेल को बताती है कि किस सेल ने कौन सा काम करना है और किस सेल ने क्या काम करना है। मतलब कि ये सेल के अंदर काम को डिवाइड कर देती है कि इस सेल ने ये काम करना है और इस सेल ने ये काम करना है। अच्छा जी, आगे हम इसकी पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स कि ऑर्गेनेलीज की एग्जाम्पल्स क्या होती हैं। आगे है ऑर्गेनेलीज की एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ईटीसी। हमारी बात यहाँ तक तो मुकम्मल हो चुकी है कि मतलब कि ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं और सेल क्या होता है। आगे हमने इस टॉपिक में पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक सेल और ईकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। तो इनको हमने डिटेल से डिस्कस नहीं करना, हम इनको अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ इनके बारे में दो मेन चीज़ें पढ़नी कि ये होता क्या है। प्रोकैरियोटिक वो सेल होते हैं जिनके अंदर तो ना ही न्यूक्लियस होता है और ना ही इनके अंदर ऑर्गेनेलीज की जो तादाद है वो ज़्यादा होती है, और ना ही इनके अंदर मेम्ब्रेन होती है। तो चले पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। इट हैज़ नो डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इट हैज़ ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज इन देयर साइटोप्लाज्म। मतलब कि इनके साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेलीज की तादाद होती है वो ना होने के बराबर होती है, ठीक है। इनकी एग्जांपल्स क्या होती है, राइबोसोम्स ईटीसी। आगे है ईकैरियोटिक सेल। ईकैरियोटिक सेल क्या होते हैं कि इट हैज़ डिफाइंड न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस होता है। इट हैज़ रिच नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज, मतलब कि इनके अंदर ऑर्गेनेलीज की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट हैज़ आल्सो अ काइंड ऑफ मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज, और इनके अंदर मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। और इनकी एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, अगर आपको फाइनल एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में और ईकैरियोटिक सेल में डिफरेंस लिखे, तो आपने इन दो पॉइंट या तीन पॉइंट लिख के इनकी एग्जाम्पल लिख देनी है, ठीक है। आगे हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन एक वाहिद मेम्ब्रेन वो है जो तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होती है और ईकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होती है। A cell membrane is however present in all cells whether prokaryotic और eukaryotic cell। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन एक सेल में मौजूद होती है और इसके अलावा ये प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होती है और यूकैरियोटिक सेल में भी मौजूद होती है। आगे हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म।
अच्छा जी, ये है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की इकसाम। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक सेल मौजूद होता है। इसकी डेफिनेशन है दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सिंगल सेल्स इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इनकी एग्जांपल है बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट वगैरह। बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट में सिर्फ एक सेल मौजूद होगा, इसीलिए हम इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। आगे हमारे पास डेफिनेशन है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में ना सेल मौजूद होते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है दोज ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर। इनकी एग्जांपल है फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ईटीसी। मतलब कि फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स में जो सेल होते हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक है ऑर्गेनेलिस एंड सेल वो कंप्लीट हो गया है और हमने इसको वन बाय डिटेल से डिस्कस कर भी लिया है। तो इस अगर आपको ये फाइनल एग्जाम में लॉन्ग आ जाता है तो आपने इसको इसी तरह लिखना है और आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जाके बुक से रट्टा लगाएं फिर इसको पढ़ें। आपने सिर्फ इसको ही पढ़ना है और आपने पेपर में इसी तरह लिख के आना है और ये बहुत ईजी टॉपिक भी है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।